करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। तो आज हम लाइट के बारे में देखने वाले हैं। तो वैसे तो एक बड़ा चैप्टर है लाइट, और इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं बेसिकली। तो उसमें से जो पहला सब यूनिट है वो है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। राइट, तो पहला हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो नाइन्थ में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, बेसिक रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन टेंथ में हमें अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो नया टॉपिक है, और उसके रिफ्रैक्शन में और एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, एक यूनिट है लेंस, और एक यूनिट है स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो ये जो है ये आईसीएससी क्लास 10th में चैप्टर 4 में है, चैप्टर 4 में ये। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जो सिलेबस में है, वो है पहला तो है बेसिक रिफ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास लैब, और एक टॉपिक मल्टीपल इमेजेस इन ए थिक ग्लास लैब, और प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्यूअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, और क्रिटिकल अकेलेंट टीआईआर। तो ये टॉपिक्स है इस रिफ्रैक्शन एंड प्लेन सरफेस में। तो एक वीडियो में सारा कवर नहीं करेंगे, लेकिन पार्ट पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। तो आज का जो टारगेट है वो है वेव थ्योरी। वेव इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज लाइव को समझने के लिए पहले हमें वेव पढ़ना है। क्योंकि लाइव भी एक वेव, तो आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक हिस्ट्री ऑफ लाइट, और बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ है जो कि हमने नाइन्थ में पढ़ा था, उसे उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसका। राइट, तब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि वेव थ्योरी। तो वेग क्या है? ओके, हम देखते हैं वेग क्या है। राइट, तो इमेजिन करते हैं जैसे कि एक रोप है, मान लेते हैं एक रोप है, और ये वॉल है। वॉल में हमने एक रोप को टाई कर, बेसिकली हमने एक रोप लिया, उसको हमने एक वॉल में टाई कर दिया रोप। राइट, और अब हमने क्या किया, इसमें पल्स जनरेट किया। पल्स जनरेट किया मतलब रोप को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाया और नीचे किया। राइट, एक पल्स जनरेट किया रोप। तो ये जो पल्स हमने जनरेट किया, आप इमेजिन भी कर सकते हैं ये पल्स जो है वो आगे जाएगा, आगे मूव करेगा विथ सम सर्टेन वेलोसिटी वी लेट्स से। ये जो पल्स है वो आगे मूव करेगा। राइट, ओके, अब देखते हैं। तो ये जो पल्स आगे मूव कर रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये एक डिस्टर्बेंस है जो हमने इस रोप में डाला है। जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया है रोप में, वही डिस्टर्बेंस जो है वो आगे ट्रैवल कर रहा है। ओके, अभी इस डिस्टर्बेंस के पास जो है वो एनर्जी है और मोमेंटम। जब वो वॉल से टकराएगा तो अपना एनर्जी और मोमेंटम इस वॉल को वो ट्रांसफर करेगा। ठीक, तो यही बेसिकली वेव होता है। और इसमें एक जो नोट करने वाला चीज है वो है दैट पार्टिकल या फिर मास मास का जो है वो यहाँ पर वेव के केस में मोमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल दिखाऊं, मैं यहाँ पर रोप का किसी लिए फॉन्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, लेट्स से ये वाला फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया रोप का। राइट, इस फॉन्ट को मैं सिलेक्ट किया रोप। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि ये वाला पार्ट, जब वेव मूव करेगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, तो ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये अपनी ही पोजीशन में ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। राइट, अपनी पोजीशन ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। तो जो वेव है वो वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है दैट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस और मीडियम। ओके, वेव या तो स्पेस में यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, नहीं मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि इस केस में ये जो रोक है ये वेव का मीडियम है। राइट, या तो उसे वो स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, और उसे एक मीडियम चाहिए, एंड ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग मास। तो यहाँ पर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बस एनर्जी और मोमेंटम पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक था वेव के बारे में। अब एक एनिमेशन देखते हैं इस वेव के रिगार्डिंग। एक एनिमेशन है, स्टार्टिंग से प्ले करता हूं उसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे अगर हम हर एक पार्टिकल को अगर देखें, यहाँ पर अगर हर एक पार्टिकल को देखें, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस वाले पार्टिकल को पकड़ा, तो ये बस ऊपर और नीचे ही मूव कर रहा है, और वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, वो ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है पार्टिकल। राइट, ऐसे ही इस वाले पार्टिकल को अगर देखें तो ये भी ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वेव आगे बढ़ जाता है। राइट, तो इसे ही हम कहते हैं वेव। इसे ही हम कहते हैं, देख सकते हैं जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, तो ये था सिंपल वे। और जैसे कि वेव वाटर के केस में भी जैसे हमने देखा है, अगर एक पूल है लेट्स से, उसमें हमने एक स्टोन थ्रो किया, एक वेव जनरेट होता है, एक सर्कुलर काइंड ऑफ वेव जनरेट होता है जो कि आगे मूव करता है। राइट, पानी जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है, लेकिन जो वेव है वो आगे मूव करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस केस में देख सकते हैं दैट
दैट पानी ना थोड़ा मूव करता है, लेकिन जो वेव है वो इस डायरेक्शन में आगे ट्रैवल कर, राइट। तो ये तो था बेसिक वेव के बारे में। अब देखते हैं हमें, ओके। तो वेव के बारे में अगर हम और कुछ देखें, जैसे कि राइट, तो कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स देखते हैं वेव के बारे में, राइट। वेव के बारे में कुछ टर्म देखते हैं, जैसे कि ओके। और एक चीज़ जो है वो है कि फिजिक्स में हम जनरली डील करते हैं साइनसॉइडल वेव के साथ। साइनसॉइडल यानी कि ऐसे कुछ हुई, ऐसे वेव्स, ऐसे वेव्स, ठीक है। साइनसॉइडल वेव के साथ डील करते हैं। अच्छा, और ये वेव जो है वो फॉर्म कैसे होता है? अगर हम सोर्स जो कि वेव प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसे हम ऊपर नीचे वाइब्रेट करें, तो इस काइंड ऑफ ऐसे पैटर्न के वेव फॉर्म होता है, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं एनिमेशन में भी, ये सोर्स है बेसिकली, ये सोर्स है, ठीक है। अगर हम देखें ये जो सोर्स है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, सोर्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, सोर्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए वेव जो पैटर्न है वेव का वो ऐसे बन रहा है, साइनसॉइडल बन रहा है, राइट। ओके। तो सोर्स को अगर हम टू एंड फ्रो वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन करें, तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वेव का कुछ ऐसा बनेगा, साइनसॉइडल इसे वेव बोलते हैं, राइट। अब वेव के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है, जैसे कि अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव की बात करें, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पॉइंट का अगर वेव को मैं कंसिडर करो, तो ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी पॉइंट का, इसे हम बोलते हैं हैप्पी टी, राइट। इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं एक कंप्लीट वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन लैम्डा, राइट। जो लैम्डा है और जो वेवलेंथ है, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, राइट। और जो लैम्डा आप कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा को हम कैलकुलेट करते हैं इन एंगस्ट्रॉम्स, इन एंगस्ट्रॉम्स, एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो इसके लिए, एक सेकेंड, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो बेसिकली होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम इतना होता है। लैम्डा को हम इसी में मेजर करते हैं, तो ये हो गया वेवलेंथ हो गया। अब अब मैं अगर देखूं किसी भी एक पॉइंट अगर मैं वेव में कंसिडर करूं, राइट, ये कंप्लीट वेव है मान लेते हैं, और मैंने इसमें एक कोई भी पॉइंट कंसिडर किया, इसमें कलर चेंज कर लेता, मैंने लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अगर अभी देख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं अगर देखूं दैट इन 1 सेकेंड, अगर मैं देखें 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने ऐसे कंप्लीट लैम्डा वाले वेवलेंथ पास करते हैं 1 सेकेंड में, तो उस चीज को हम बोलते हैं, कितने ऐसे वेव पास करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट 1 सेकेंड में कितने सारे, एक पॉइंट से कितने सारे कंप्लीट वेव ट्रैवल करता है, एक पॉइंट से पास करता है, राइट, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। एक ही जगह पे हम म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, म्यू से फ्रीक्वेंसी को, राइट। और उसको मेजर कर दे इन हर्ट्स, एक्स जेड, हर्ट्स, हर्ट्स से इसको हम मेजर करते हैं, राइट। और एक चीज़ अगर हम देखें, बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ उसका सब पीडीएफ है, मतलब स्लाइड में है, सारे डेफिनेशन स्लाइड में है। एक बार मैं रीड कर दूंगा, पहले इधर समझ लेते हैं अच्छे से, ओके। फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके। अब मान लेते हैं मैंने इसी सेम पॉइंट को यहाँ पर जो कंसिडर किया, इस सेम पॉइंट को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, इस सेम पॉइंट से अगर मैं बस एक ही वेवलेंथ अगर पास कर रहा हूँ, मान लेते हैं एक ही इस कंप्लीट वेव को इस पॉइंट को पास करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो जो टाइम है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इस कंप्लीट वेव साइकिल को एक पॉइंट से पास करने के लिए जितना टाइम लगता है, उसे उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड इन सेकंड ही होता है, टाइम ही होता है, क्योंकि तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, जो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f। तो इस रिलेशन को याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। तो इससे हम देख सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट है हर्ट्ज है, राइट। तो हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट को जो हर्ट्ज है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से हम
फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड लिख सकते हैं। दो टाइम तो इन सेकंड होता है, राइट? टाइम जो है वो, टाइम जो होता है वो इन सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट को भी हम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, राइट? ठीक है, सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स एक है, राइट? तो ये जो एक्सप्रेशन है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अब हम देखते हैं और एक चीज जो होती है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बेसिकली? अगर मैं एक सर्टन लेंथ ले रहा हूँ, सर्टन लेंथ ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक यूनिट लेंथ ले लिया, दैट्स से मैंने 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ ले लिया, तो कंप्लीट 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने सारे वेवलेंथ आ सकते हैं, यानी कि कितने वेव फिट हो सकते हैं, कितने वेव साइकिल फिट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, जो वेव नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेकंड, जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर वो क्या होता है बेसिकली? अगर मैं यूनिट डिस्टेंस की बात करूँ, लेट्स से मैंने 1 सेंटीमीटर ले गया, 1 सेंटीमीटर अपॉन लैम्बडा, अगर मैं लैम्बडा से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेव्स आ सकते हैं 1 सेंटीमीटर में। बट यहाँ पर कैच क्या है, इधर लैम्बडा को इन सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा, अगर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, right? या एम्पलीट्यूड है। तो ये था सारे टर्म्स के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे टर्म्स को मेंशन कर लिए, जैसे कि एम्पलीट्यूड जो कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स रेट्स और इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पॉइंट का ऑन द वेव, उसको हम बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव दैट पासेस अ पॉइंट इन 1 सेकंड, जितने नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट को पास करते हैं, जैसे कि हम इस एनिमेशन में अच्छे से देख सकते हैं इस चीज को, राइट? अगर मैंने किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पर ये वाइट कलर, इसको वाइट कलर को चेंज कर लेते हैं एक बार, मैंने ये इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ के रखूं और देखूं कितने नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग से करता है, इस पॉइंट को मैंने अगर फिक्स कर दिया और अब मैं देखूं कितने नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं इन 1 सेकंड, तो उसी को बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, राइट? अब अगर मैं देखूं दैट इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया और एक वेवलेंथ को पास करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक? उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे। हम्म, तो अब मैं आम करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया था टाइम पीरियड, तो टाइम इट टेक्स फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट, अभी पढ़ा हमने। वेवलेंथ क्या है? अब वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Wavelength is the distance between two consecutive points on the wave that are in phase. अब इन फेज का मतलब क्या है? अगर हम देखें इन फेज का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। इन फेज का मतलब क्या है देखते हैं, सिर्फ कलर चेंज कर ले, ठीक है? तो ये वेव है हमारा, ठीक है? ये एक वेव है, तो इसमें अगर मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, लेट्स से इस पॉइंट को पकड़ा, तो इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट इन फेज है, राइट? और अगर मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, जिसे हम इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, वैसे क्रेस्ट कहते हैं, और इस पॉइंट को हम ट्रफ कहते हैं, राइट? इस क्रेस्ट के साथ ये वाला क्रेस्ट इन फेज है, वैसे ही इस ट्रफ के साथ जो यहाँ पर जो ट्रफ बनेगा, यहाँ पर जो ट्रफ बनेगा वो इन फेज होगा, राइट? और मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट के साथ कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा इन फेज। मैंने लेट्स से ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट इन फेज हो। तो बेसिकली दो जो दो इन फेज वाले पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, तो उन दोनों को मिलाने के बाद जो डिस्टेंस आता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे कि मैंने इन दोनों इन फेज वाले पॉइंट्स को मिलाया, तो ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा वेवलेंथ। जैसे कि मैंने इस दोनों वेव इन फेज पॉइंट्स को मिलाया, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया
वेवलेंथ में से मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकता हूँ। तो किन्हीं दोनों इन फेस पॉइंट्स को अगर नहीं मिला तो वो बनेगा अपना वेवलेंथ, राइट। ओके, फिर हो गया। अब है वेव नंबर का हमने ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। द वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव दैट स्प्लिट इनटू अ सर्टेन लेंथ ऑफ स्पेस। एक सर्टेन लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव स्प्लिट हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। इसका फॉर्मूला भी देखा हमने। जो भी एल लेंथ है, जितने भी लेंथ का वो बात कर रहा है, डिवाइड बाय लैम्डा अगर हम करें, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए बस इसमें। ये भी अगर सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में आना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम यूनिट डिस्टेंस की बात करें, यूनिट डिस्टेंस में गिनना 1/λ होता है वेव नंबर। तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा बेसिक वेव के बारे में, राइट। और अगर अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, राइट। वेव को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो वेव को अगर हम देखें, जो वेव है सो कैसे क्लासिफाई किया है, तो वेव उसे हमने दो तरह से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम की बेसिस पे। तो मैं लिख लेता हूँ मीडियम की बेसिस पे। तो एक जो वेव है वो है ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। जो सेकेंड टाइप का वेव है वो है मैकेनिकल वेव्स, राइट। तो एक है ईएम वेव्स और दूसरा है मैकेनिकल वेव्स, राइट। और एक दूसरा क्लासिफिकेशन है वेव्स, तो दूसरा है वो है पार्टिकल ऑसिलेशन और पार्टिकल ऑसिलेशन, पार्टिकल ऑसिलेशन के बेसिस पे और जो वेव का वेलोसिटी उसके बेसिस पे हम वेव को क्लासिफाई करते हैं। हम पहला क्लासिफिकेशन अगर देखें, पहला क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो होता है ईएम वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। तो ये बेसिकली क्या है, जो ईएम वेव्स होते हैं उसे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो। जैसे कि अगर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, कोई ये जो ईएम वेव्स हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, जैसे कि हमने वो रोप वाला एग्जाम्पल देखा, अगर रोप नहीं होता तो वो वेव प्रोपागेट नहीं कर पाता, वो वेव चल नहीं पाता। तो रोप के रिपेयरमेंट था। तो ऐसे वेव्स को जब बोलते हैं हम, जैसे कि स्ट्रिंग वेव हो गया, वो रोप वाला एग्जाम्पल, उसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है जो कि साउंड वेव, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। अंदर एयर नहीं होगा एटमोस्फेयर में, तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाया, राइट। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ओके, अब ये वेव का एग्जाम्पल है लाइट, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे लाइट एग्जाम्पल है, राइट। अब तो ये हो गया मैकेनिकल वेव और ईएम वेव। ईएम वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ईएम को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर कि मैकेनिकल वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट है। अगर ईएम वेव का मैं एग्जांपल दूं तो ईएम वेव का एग्जांपल हो गया लाइट। और जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वेव है, उसका एग्जांपल अगर मैं दूं, मैकेनिकल वेव का अगर मैं एग्जांपल दूं, उसका एग्जांपल है साउंड, साउंड पे, राइट। ये कॉमन एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए, राइट। साउंड थोड़ा कट हो गया से, साउंड, साउंड वेव, साउंड वेव उसका एग्जांपल है मैकेनिकल वेव का, राइट। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशन एंड वेव प्रोपागेशन, उसे देखते हैं, उसे देखते हैं। तो वो क्या कहता है बेसिकली, ओके। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, हमने दूसरी तरह से कैसे वेव को क्लासिफाई किया है अगर हम देखें, तो एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है, जैसे कि अगर हम बोले, जैसे कि एक वेव है, जैसे कि एक वेव, इस वेव के केस में क्या हो रहा है, अगर हम हर एक पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल जो है वो अप डाउन मोशन कर रहा है, पर वेव जो है वो आगे ट्रैवल कर। तो अगर पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल का ऑसिलेशन अगर वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव भी इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, देयर बी सम वेलोसिटी v से लेट्स से वेव जा रहा है, तो ऐसे
वेव्स को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलेंगे, ऐसे वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अपना जो लाइट है वो है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लाइट में बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, और वेव का जो प्रोपागेशन होता है वो उनके परपेंडिकुलर होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है अभी 10th के सिलेबस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है अभी, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे, राइट। जैसे हम देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, right? देख सकते हैं ये वेव, ये वेव है, ये थोड़ा ये वेव है। इसमें ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्रोपागेशन, ये इस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करता है। मतलब अगर वाई में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स में प्रोपागेट करता है अपना वेव, राइट। ये तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम जो अपना मेन टॉपिक है लाइट, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव सम इरेज कर लेते हैं, सुने। अब अब- तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। अब अब मैंने बोल दिया दैट लाइट जो है वो, लाइट के बारे में आते हैं हम। ओके, ये सिंपल देखते हैं अगर, तो ये मैकेनिकल वेव है, सिंपल मैकेनिकल वेव, जैसे कि हमने रस्सी में देखा, क्योंकि जिसको मीडियम चाहिए, बेसिकली ये मैकेनिकल वेव। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। देखते हैं अभी, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं लाइट के ऊपर, लाइट, राइट। जो अपना टॉपिक है लाइट, तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ दैट लाइट क्या है। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ई एम वेव है। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स ई एम वेव है, राइट। लाइट ट्रांसवर्स ई एम वेव। ओके, तो बचपन से हमने पढ़ा था दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ रिजल्ट, राइट। हमें देखने के लिए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें देखने में हेल्प कर, राइट। ओके, ये तो क्लियर है। ये देखने में बेसिकली कौन हेल्प करते हैं, जैसे कि होता क्या है, जैसे कि ये अपना आई है, लेट्स से ये अपना आई है। तो इसमें जब लाइट रे जब गिरता है इस आंखों पे जब लाइट रे गिरता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है रॉड सेल्स और कोन सेल्स। आंखों में दो सेल्स होते हैं जिनका नाम है रॉड सेल्स, रॉड एंड कोम्स। इन दोनों सेल्स को जो लाइट है वो स्टिमुलेट करता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल पल्स जाता है ब्रेन को, जिससे हम देखते हैं, हम कलर को इमेजिन कर पाते हैं और देखते हैं हम चीजों को। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं। अब हमने पढ़ा था दैट लाइट एक एनर्जी है, बट जो एनर्जी है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लाता कौन है, लेता कौन है लाइट के केस में। अभी तो हमने बोल दिया था लाइट एक ईएमएफ है, राइट। ये तो पहले तो ये चीज पता नहीं था। बेसिकली जो है हमारे पास दो टाइप के एनर्जी कैरियर्स होता है। एनर्जी कैरियर मतलब जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट कराते हैं, एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, एनर्जी एनर्जी कैरियर्स। तो एनर्जी कैरियर्स दो होते हैं, जैसे कि पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, नहीं तो वेव हो सकता है। ठीक है, बेसिकली पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके ले जा सकता है और ट्रांसफर कर सकता है। नहीं तो वेव, जैसे हमने पहले वेव के सिमुलेशन में देखा था, दैट वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम के निकल के ले जा रहा था, वैसे ही वो एक एनर्जी कैरियर है। वेव और पार्टिकल एनर्जी कैरियर्स है। तो पहले तो हमें पता था दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लाइट जो एनर्जी है उसे कैरी कौन करता है, ये पार्टिकल करता है या वेव करता है, ये क्लियर हुई, राइट। तो इसमें बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये पहले 1700 में, दैट
लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है। अभी तो हमें पता चल गया दैट लाइट वेव है, या फिर हमें आगे पता चलेगा लाइट इज डुअल नेचर। कैसे पता चलेगा हम देखते हैं अभी। हम हिस्ट्री देखेंगे, अभी हिस्ट्री देखेंगे लाइट के बारे में। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि इनके बारे में तो हम जानते हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। इन्हें तो आप नहीं जानते होंगे शायद। ओके। तो ये जो साइंटिस्ट है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लाइट के डिस्कवरी के बारे में। लाइट क्या है, इन्होंने ये समझाया था लाइट क्या है बेसिकली। ओके, हम देखते हैं हिस्ट्री क्या था इसकी। ओके, हिस्ट्री क्या था। पहले आए थे 1700 में, न्यूटन आया था। ठीक है, तो पहले थे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था दैट लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल से बना है। उनका नाम, उसने न्यूटन ने नाम दिया था न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, उसमें न्यूटन ने लाइट को कर्पस्कल से मिलके बना हुआ बोला था, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कर्पस्कल्स। कर्पस्कल का मतलब है स्मॉल बॉल्स। तो न्यूटन ने कहा था दैट लाइट जो है वो स्मॉल स्मॉल बॉल से मिलके बना है। ठीक है, जैसे जिसको उन्होंने नाम दिया था कर्पस्कल्स। तो न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी, कर्पस्कल, न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। अब हम न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो क्या था बेसिकली, बेसिकली न्यूटन ने कहा था दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कर्पस्कल्स, स्मॉल बॉल्स। ठीक है, तो इससे उन्होंने रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को एक्सपेंड किया था। जैसे कि अगर एक सरफेस है, तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कर्पस्कल्स आके इस सरफेस को हिट करते हैं और बेसिकली रीबाउंड करते हैं। जैसे कि बॉल आके सरफेस को हिट कर रहा है और वो रीबाउंड कर रहा है, वैसे लाइट जो है वो आता है और सरफेस को हिट करता है, रीबाउंड करता है। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन, लाइट को कर्पस्कल बता। ओके, अब अगर ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास मास होना चाहिए। तो ये मास अगर लेट से हमसे टकराता है ये पास, तब हमें तो फील होना चाहिए दैट हमसे एक मास टकराया है। तो न्यूटन ने बात ही खत्म कर दी बोल के दैट ये जो कर्पस्कल्स हैं वो मासलेस होता है और बहुत ही नेग्लिजिबल मास के होता है, जिससे हमें फील नहीं होता कि वो कोई भी चीज हमारे साथ टकरा रही है। राइट, बहुत ही नेग्लिजिबल मास का होता है, मासलेस ही होते हैं वो कर्पस्कल्स। राइट, और वो कर्पस्कल्स इलास्टिक होते हैं, तो इसलिए वो इधर कोलाइड करके रिबाउंड भी करते हैं, और वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि उसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ उन्होंने लाइट के बारे में बताया था। और एक चीज जो उन्होंने बताया दैट जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज फ्लो करता है, ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है। जैसे कि उन्होंने लाइट को साउंड कंपेयर कर दिया। जैसे कि हमें पता है दैट इन सॉलिड साउंड जो है वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है, वैसे उन्होंने सोचा दैट लाइट भी जो है वो साउंड की तरह सॉलिड्स में ज्यादा तेज फ्लो करेगा, ज्यादा स्पीड में फ्लो करेगा। उन्होंने कहा दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, यानी कि कम डेंसर मीडियम जो होता है उसके कंपैरिजन में। ये चीज उन्होंने बताई। लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन में, हम पढ़ेंगे दैट ये जो चीज है वो गलत प्रूफ हुआ, एंड ये चीज नहीं होता, उल्टा होता है उससे। उसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। उन्होंने एक अच्छी और अजीब बात, अगर हम अभी के लिए सोचें दैट अजीब है, उन्होंने कहा दैट जो लाइट है, जो कर्पस्कल्स है, उन्हें जो पॉलिश्ड सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिपेल करता है। जिस वजह से दैट लाइट जब इस पॉलिश सरफेस पे गिरी और वो रिफ्लेक्ट हो, राइट, वो रिपेल करता है। जो पॉलिश सरफेस होता है तो रिपेल करते हैं लाइट को, इस वजह से रिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने बेसिकली रिफ्लेक्शन को ऐसे एक्सप्लेन किया था। अब उन्होंने क्या किया, अभी तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा नहीं है, बस रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है बेसिकली, अगर हमने ऐसे ओवरव्यू ले। तो क्या हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो कर्पस्कल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट, तो अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है, लाइट रे यानी कि कर्पस्कल अगर आप आ रहे हैं ऐसे, तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो क्या करेगा, वो लाइट रे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसे उन्होंने रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था। राइट, जो कि अभी अभी तो हमें पता है कि ये सब चीजें गलत है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे वैसे, बेंडिंग ऑफ लाइट करता है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने गलत बताई थी। और भी और एक चीज अगर हम देखें, जैसे कि उन्होंने कहा था दैट जो कलर डिफरेंट आते हैं, जो जैसे कि किसी लाइट कलर रेड है, किसी लाइट का कलर ग्रीन है, वो कैसे आता है, उन्होंने कहा था दैट
ये डिफरेंट साइजेस ऑफ कर्पस्कल की वजह से होता है। ठीक, तो ये भी फिर गलत प्रूफ हो दैट डिफरेंट साइजेस की वजह से नहीं आता है। ओके, तो और एक भी चीज़ है, लिमिटेशन था, वैसे तो बहुत सारे लिमिटेशन थे, और एक लिमिटेशन था जैसे कि अगर जो कर्पस्कल है उसका मास अगर नेग्लिजिबल भी है और एक सोर्स से अगर वो कर्पस्कल निकल रहे हैं बैक्टीरियसली, तो सोर्स का मास कम होना चाहिए, राइट? उसका मास तो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन पता है कि रिड्यूस मास नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट से नहीं प्रूव हो पाया दैट का मास रिड्यूस होता है। तो इस वजह से न्यूटन का टेम्पस्कुलर थ्योरी जो है वो फेल कर जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत साल 50 ईयर्स 60 ईयर्स तक ये थ्योरी चलता है, उसके बाद फेल कर जाता है, राइट? उसके बाद जो है जब न्यूटन ने ये थ्योरी दिया था, तभी एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेन, राइट? तभी एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइजेन। सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो पहला जो थ्योरी दिया था न्यूटन ने किया, उसके बाद ये सारे थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है। क्या? हाइजेन हाइजेन ने तब न्यूटन के टाइम पे यही बोला था दैट लाइट जो है वो वेव लाइट जो है वो वेव है। हाइजेन ने ये बोला था। लेकिन तब क्योंकि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन तब हाइजेन की बात किसी ने सुनी नहीं थी, तो इसको इग्नोर कर दिया था दैट न्यूटन के आगे कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता न्यूटन के आगे। तो इसने जो वेव थ्योरी हाइजेन ने दिया था लाइट के बारे में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे। बेसिकली हाइजेन क्या बोला था? हाइजेन ने बोला था दैट लाइट लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव, राइट? ओके, मैकेनिकल वेव मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए चाहिए मीडियम चाहिए। ओके, मीडियम चाहिए। तो हाइज़न ने क्या किया था, स्पेस में एक मीडियम है, एक इनविजिबल मीडियम है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम उन्होंने दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। लिख लेता हूँ स्पेलिंग, ल्यूमिनिफेरस ईथर। उन्होंने कहा दैट इन स्पेस ये एक सब्सटेंस है, हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है, ये स्पेस में, और ये ऐसा मीडियम एक्ट कर रहा है लाइट को ट्रैवल कराने की, राइट? और हमें ये भी बताया दैट ये भी फेल होता है, ये वाला भी फेल होता है, लेकिन हाइज़न ने कुछ हद तक वेग के बारे में बता दिया था, राइट? उसके बाद एक साइंटिस्ट है थॉमस यक करके, राइट? थॉमस यक करके एक साइंटिस्ट है। उन्हें एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया दैट लाइट जो है एक वेव, राइट? उसके बाद आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने किया आइंस्टीन ने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो लास्ट पेज में बस प्रॉब्लम आ गया था, जैसे कि इधर विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ से, तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो हम बात कर रहे थे इसमें आइंस्टीन के बारे, अरे आइंस्टीन के बारे में। तो आइंस्टीन ने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया, राइट? उसमें उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में प्रूफ किया, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का पार्टिकल बोलते हैं। तो उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में करो। ओके, अब ये तो बहुत ही मतलब बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया दैट लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। तब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगेट, डी ब्रोगेट उसे प्रोनाउंस करते, डी ब्रोगलेस। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया है दैट एवरी मैटर इज एवरी एंड वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मैटर, राइट? अगर हम हैं, आप हैं, कोई भी, जैसे कि स्टाइलस है, इस स्टाइलस के साथ भी वेव एसोसिएटेड है। उस वेव में सारे टर्म्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, स्टाइलस की फ्रीक्वेंसी, स्टाइलस का भी वेवलेंथ है, सारे ऐसे टर्म्स है जो कि वेव के पास है, वो मैटर के पास भी है। उन्होंने ये कहा दैट एंड वेव वेव जो वेव है, वेव इज एसोसिएटेड विथ मैटर, और एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ वेव। लाइक हर एक मैटर अगर है तो उसके साथ एक वेव ही है, ठीक है? वैसे ही लाइट अगर है, लाइट भी वेव है। और हर एक चीज जो की है, मैटर जो है,
उसके वो ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करता है। वो उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वैसे ही लाइट के पास भी फिर सबने मिलकर ये कंक्लूड किया एक चीज, दैट लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। फिर से आई गेस ये प्रॉब्लम हो। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया है मैं दैट वेव हैज लाइट हैज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लाइन में क्या है। अब 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 देखते हैं। अब और एक चीज़ है वेव के बारे में, वेव के बारे में थोड़ा सा एक और एक चीज़ है, फॉर्मूला है बेसिकली वेव के बारे में, दैट ओके। और एक चीज़, जो लाइट का जो वेव नेचर, लाइट को तो हमने बोल दिया दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर में जो वेव को बोलते हैं, उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है। प्लान करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोटोन नाम दिया था। ठीक है। तो लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो लाइट डुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है। जैसे कि लाइट रे क्या है, हमने पढ़ा है, ये बेसिकली इट शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट बीम क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ लाइट रे। अगर लाइट रेस कुछ ऐसे है, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइट रेस। ठीक है। और अगर लाइट रेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेस। और लाइट रे को कुछ देता हूँ, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके बाद हम डिराइव भी करेंगे इसे। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। f क्या है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने वेव के बारे में अभी पढ़ा था, टी इक्वल्स टू 1/a या फिर एफ इक्वल्स टू 1/t, जहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड है। तो ये दोनों फॉर्मूला बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर हम देखें ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मान लेते हैं वैसे ही हमने एक वेव को कंसिडर किया। ठीक है। और एक पॉइंट को कंसिडर किया यहाँ पर। इस पॉइंट पे हम अगर आके बैठ गए और एक वेव को पास होने के लिए हमने इंतजार किया, उस टाइम में इंतजार किया जब तक ये एक कंप्लीट वेव पास करता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट कंप्लीटली पास करके यहाँ रीच करता है। ठीक है। ये जो कंप्लीट वेव है, ये इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ रीच करता है। तो लेट्स से इसको यहाँ रीच करने के लिए जो टाइम लगा, डी लगा। ठीक है। कितना टाइम लगा हमें पता है, और उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, टी से हमने इसको बोलिए। राइट। इस टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेवलेट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। राइट, ये हम देख सकते हैं। तो अगर आप सिंपल डिस्टेंस को हमने लगाए तो हम बोल सकते हैं दैट लैम्डा। और अगर ये वेव का वेलोसिटी जो है वी है, वी अगर वेव वेलोसिटी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है वो स्पीड वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम टी। राइट। तो लैम्डा इक्वल्स, और टाइम पीरियड को हम 1/f भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू 1/f। यानी कि इधर से आ गया v इक्वल्स टू, इधर से जो अपना रिलेशन था वो आ गया, v इज इक्वल्स टू एफ ला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आई डोंट नो क्यों स्क्रीन में ये बार बार ब्लैंक आउट हो रहा है, बट फॉर्मूला तो ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर। तो वेव के बारे में जितने भी बातें थे, जितना जितना कुछ था वेव के बारे में, जितना रिक्वायर्ड था, वैसे तो मैंने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बताया है। 12th का भी कुछ बताया, जो हिस्ट्री है वो 10th में नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो देख रहे हैं वीडियोस, इसलिए मैंने बताया, ज़्यादा जानने में कुछ बुरा नहीं।
और एक क्वेश्चन है जो कि आज के चैलेंजर क्वेश्चन है। मैं हर एक वीडियो में एक चैलेंजर क्वेश्चन दूँगा, ये चैलेंजर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊँगा। ओके, चैलेंजर क्वेश्चन क्या है इस पे? व्हाई कांट वी सी आवर फेस ऑन वॉल? तो ये एक सवाल है दैट ओके, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने तो बचपन में पढ़ा है दैट जो रिफ्लेक्शन है वो हर चीज़ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि अगर ये वॉल है, वॉल से भी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वॉल से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो मना नहीं कर सकते दैट रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन वॉल में हम अपना फेस क्यों नहीं देख सकते? इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है जैसे कि अगर एक मिरर है, तो उसमें जो लाइट रेज़ आ रहा है, लाइट रेज़ आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे आ रहा है और ऐसे आके हमारे आईज़ के ऊपर पड़ रहे हैं लाइट रेज़। और लाइट रे हमारे आँखों के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें इमेज फ़ॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एक क्लियर शार्प इमेज फ़ॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओ लेकिन जो वॉल है, वॉल को अगर हम ज़ूम करें वॉल के सरफेस को, वो कुछ ऐसा रफ़ होता है सरफेस, राइट? तो उस रफ़ सरफेस में क्या होता है दैट जब लाइट फ़ॉल करता है, तो वो किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट फ़ॉल किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ को तो फ़ॉलो करता है, लेकिन सारे रेज़ एक एक ही जगह पर आँखों के ऊपर फ़ोकस नहीं होते, ठीक है? जिसकी वजह से जो इमेज है वो शार्प नहीं बनता है। इसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसे रिफ्लेक्शन हम ये बोलते हैं और ये तो अपना नॉर्मल रिफ्लेक्शन है। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था बेसिक टर्मिनोलॉजी और हिस्ट्री और वेव के बारे में जानने का, ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।